हेलो, नमस्ते, वेलकम और बहुत बहुत स्वागत आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ में हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट लेकर हाजिर है एक बार फिर आपका मनपसंद शो प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर आपके सवालों के जवाब देते हैं हम। आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करने की कोशिश होती है। घर का खरीदना हो, घर का बेचना हो, मकान, दुकान, प्लॉट, एनीथिंग रिलेटेड टू रियल एस्टेट, कोशिश यही कि आपको सही जानकारी मिले और सही वक्त पर मिले। आज भी यही कोशिश जारी रहेगी और आज आपके सवालों के जवाब देंगे प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन साहब, आज के हमारे मेहमान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु पर। और सबसे पहले परंपरा अनुसार आपसे अपडेट ले लेते हैं कि इस वक्त प्रॉपर्टी बाजार कैसा है। जब से पिछली बार हमने आपसे बात की थी, नया ताज़ा अपडेट आपके पास क्या है? विपिन जी, देखिए, रोबस्टनेस तो मार्केट में है। मतलब सेल्स भी हो रही हैं, इंक्वायरीज काफी हैं। वो जो एक ट्रेंड आया है और अदर है, हैबिचुअल चेंज आया है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में कि बायर्स रियल एस्टेट को एक इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म अपनी हाउसिंग की नीड के लिए या अपग्रेड के लिए, वो एक कल्चरल शिफ्ट हुआ है, डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ है। तो वो तो पीछे नहीं हो रहा है। डेफिनेटली पिछले 1 डेढ़ महीने का वॉर का इम्पैक्ट है, उसके कारण इंक्वायरी टू क्लोजर टाइम शायद बढ़ गए हैं। और मार्केट में सप्लाई भी ज्यादा हो गई है, कंपटीशन भी ज्यादा हो गया है। तो उसके कारण मुझे ऐसा कोई प्राइस ग्रोथ कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है, बट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ चॉइसेस और लोकेशन, मतलब अगर मैं एक दो शहर जैसे बैंगलोर, गुड़गांव, इन सब की बात करूं, तो ये इतने एक्सपैंड हो गए हैं। और अब जो प्रोजेक्ट्स हम किसी के बजट में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स आपको ये चीज छोड़ना होगा कि बैंगलोर शहर इज इंदिरा नगर या कोरमंगला है। आप 25 किलोमीटर इधर उधर जाएंगे, आपके लिए ऑप्शंस बन रहे हैं। और टॉप डेवलपर्स अब बड़े बड़े टाउनशिप्स पेरीफेरीज पे ला रहे हैं, क्योंकि वहीं पे वो जी बहुत सारे कस्टमर्स की जो बजट है ना, वो टिकट साइज को कर सकते हैं मीट। जी। और डिमांड डेफिनेटली है, और टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइपोलॉजी तो आशीष जी, चेंज। एक सवाल जरूर यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा, और वो ये, आपने बेंगलुरु की बात की, आपने गुरुग्राम की बात की, हम इसमें हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहर और जोड़ देते हैं। आईटी सेक्टर हाल फिलहाल में काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। जहां तक जॉब्स का मामला है, जॉब कट भी अब एक्चुअल हैं। और हमने देखा कि बहुत सारे शहरों का आज भी रियल एस्टेट जो है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट आईटी पे काफी डिपेंड करता है। क्या उसका कोई इम्पैक्ट अभी मार्केट में दिख रहा है? विपिन जी, ऐसा कोई क्लियर इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट हमारा पूरा जो नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क है, मेरे घर से स्टार्ट होता है। तो लोग आईटी में एम्प्लॉयड, एक्चुअली आईटी में भी एक बहुत बड़ी बाइफरकेशन जो पिछले कुछ सालों में क्रिएट हुई, जिसके बारे में आप लोगों के टीवी शोज वगैरह में भी डिस्कशन होता है कि एक जो ट्रेडिशनल आईटी रहा इंडिया का, जो आउटसोर्सिंग ड्रिवन टीसीएस और एचसीएल और इन्फोसिस का जो बिजनेस मॉडल है, फिर दूसरा जो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसीज, ये हाई इनकम आईटी है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट जो ओरिएंटेड है रहा है पिछले 3 4 सालों में, ये इन लोगों की तरफ रहा है जो 2 3 4 5 करोड़ एंड मोर की अफोर्डेबिलिटी रखते हैं। तो ये जीसीसीज में तो आप हम सभी जानते हैं कि अभी तेजी, और अभी तो और जीसीसी एस्टेब्लिश हो रहे हैं। मतलब कंपनीज जो एमएनसीज, लार्ज आईटी कंपनी है, जिनके खुद के सेंटर्स वो यहाँ पे जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon वो कर रहे हैं, राइट। जो श्रिंकेज अभी फिलहाल देखने में आ रहा है, वो मे भी जो ट्रेडिशनल आईटी में है, पर वो बहुत सारा जो उसका वर्कफोर्स है वो बजट हाउसिंग की तरफ ज्यादा उनकी सैलरी और व्हाट शुड आई से, सैलरी और कैपेबिलिटी टू ओन जो है, वो बजट हाउसिंग की तरफ ज्यादा होती है। तो वहां में भी कुछ इम्पैक्ट हो। पर बहुत सालों से हम ये भी देखें, जो टॉप डेवलपर्स हैं वो उस तरफ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो उनकी जो मार्केट है वो एक तरह से सिक्योर है। बट ये कहना कि इतने डायनामिक ग्लोबल एनवायरनमेंट में, जहाँ एआई का एक तरफ हमें नहीं पता कि उससे क्या होगा, दूसरी तरफ जो जंग चल रही है उसका क्या होगा, ओके, तो ये कहना कि हाँ सब कुछ सही है, ये भी मेरी तरफ से गलत होगा। बट डेफिनेटली लार्जर जी, यही है कि अभी तक डिमांड में ऐसा कोई इम्पैक्ट कोई, नहीं आया। जैसे गाड़ियों के नंबर में सेल्स नंबर देख रहा था पिछले में, जो काफी रिलायबल एक डेटा होता है, वो तो 15 20 25% से ऑलमोस्ट सभी टॉप मैन्युफैक्चरर्स अपनी ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग आप ये ले सकते हैं कि रियल एस्टेट जो एक और कंजम्पशन हैवी इन्वेस्टमेंट ड्रिवन प्रोडक्ट है, वहां भी इतना कोई ऐसा इम्पैक्ट अभी नहीं हुआ है। मे बी 4 5 6 महीने तक अगर ऐसा ही रहा, जी। तो रियल एस्टेट क्या है, बहुत सारी और चीजों में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा।
राइट, ठीक है, चलिए, तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन इस पर आशीष जी अभी चीज़ें ठीक हैं, डिमांड सप्लाई ये सारी चीज़ें इनफैक्ट अच्छा ही कर रहा है, और जिस सेगमेंट में रियल एस्टेट अभी तक चलता हुआ दिख रहा था, खासतौर पे एक अपर सेगमेंट में, वहाँ पर अच्छा काम ही हो रहा है, डिमांड है बाकायदा। राइट, आगे और भी बातचीत करेंगे आशीष जी से, लेकिन अब सवालों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। विनीत सिंह हमारे पहले कॉलर नोएडा से कॉल कर रहे हैं। विनीत जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन आशीष जी से ये है कि मैंने एक फ्लैट बुक करा था, ये यमुना एक्सप्रेस वे सेक्टर 25 में है, स्पोर्ट सिटी में। इंपीरियल प्राइड विले नाम से है ये डेवलपर का जो प्रोजेक्ट है। ये एक्चुअली ये 4 BHK है। ये मैंने 2023 में करा था बुक, और अभी इस साल के एंड तक ये पोजीशन ये लोग ये देने की बात कर रहे हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि मुझे मतलब कि पोजीशन के टाइम पे निकल जाना चाहिए, कि इसको मैं होल्ड करूं, जिस पे मैं ये सुझाव। विनीत जी, आपकी बात से ये लग रहा है कि ये प्योरली आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया था, राइट? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था मैंने। ठीक है, तो आशीष जी, ये है इम्पीरिया प्राइड विले और यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 25। इनका कहना 3 साल पहले इन्होंने बुक किया था। अच्छी बात तो ये है कि इनको पोजीशन मिलने जा रहा है करीब 1.4 CR का। अब सवाल ये कि इन्वेस्टमेंट था प्योर, तो बस पोजीशन के साथ निकल जाएं या थोड़ा और रखेंगे तो अच्छा प्राइस मिलेगा? विपिन जी, मेरा एडवाइस तो इसमें यही रहेगा कि अभी इसको होल्ड करना चाहिए। जेवर एयरपोर्ट के कारण ही जो एक्सप्रेस वे पे गतिविधियां हुई हैं रियल एस्टेट में बहुत सारी, उस वही ड्राइवर रहा है, और वो एयरपोर्ट तो अभी जस्ट ऑपरेशनल हुआ है। दूसरी चीज है, जो प्रॉपर नोएडा के टॉप सेक्टर्स या इसके जो क्लोजेस्ट नोएडा का सेक्टर 150, वहां के रेट्स अब 12, 13, 15 हजार तक भी छू रहे होंगे। तो ये इन्होंने अगर 7-8 हजार पे बुक किया है तो देर इज अ गुड कैचअप देयर। बस इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, और कंप्लीट करके पोजीशन लेके रेंटल का वो ट्राई कर सकते हैं, मे बी अभी काफी फ्यूचरिस्टिक हो। बाकी दिल्ली एनसीआर में ये डेफिनेटली ये ट्रेंड रहता है कि बहुत लोग पोजीशन के टाइम पे निकलते हैं और फिर कुछ और अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। सिमिलर बजट में सिमिलर साइज की अपॉर्चुनिटी मिलना तो ऑब्वियसली इम्प्रैक्टिकल होगा। ये कुछ तरह के प्लॉट्स या थोड़ा छोटा और कोई अपकमिंग अपार्टमेंट देख सकते हैं जहां इनको कुछ ज्यादा प्रॉमिस दिखे। अदरवाइज अगर होल्डिंग कैपेसिटी है तो इसको होल्ड करने में अच्छा ही रहेगा, क्योंकि थोड़े बड़े अपार्टमेंट कम बजट में लोग ढूंढ ही रहे हैं, और आज की डेट में उनको नोएडा प्रॉपर में मिल नहीं रहा है, तो उधर की तरफ ट्रैफिक बनेगा ही आने वाले समय में। बिकॉज ये सारे सेक्टर जो है वो एक्सप्रेस वेज से कनेक्टेड हैं, इनकी कनेक्टिविटी तो काफी अच्छी है। जी, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर है मिस्टर महावीर सिंह, और कॉल है फरीदाबाद से, एनसीआर से। महावीर जी, स्वागत है आपका, सवाल क्या रहेगा आज? तो मेरा एक इन्वेस्टमेंट का प्लान है भूमिका ग्रुप में, ओके, सेक्टर 114 फरीदाबाद। बढ़िया है जी। शहर का है, अभी प्री लॉन्च में है, 65,000 रुपए गज के रेट है, ओके, और 3 साल बाद पोजीशन मिलेगी 2029 में। अच्छा, ठीक है। इसकी दो ही चीज जानने से, तो भूमिका ग्रुप डेवलपर कैसा है, और दूसरा अप्रिसिएशन की कितना होने को उम्मीद है। ठीक है जी। तो महावीर जी भी आशीष जी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्योरली सेक्टर 114 फरीदाबाद में, और ये प्लॉट देख रहे हैं, कोई भूमिका ग्रुप है उनका, और 2-3 साल में पोजीशन आई थिंक जो भी वो डेवलपमेंट करना चाहते होंगे प्लॉटेड डेवलपमेंट में भी, उसमें अगर इतना समय ले रहे हैं तो कैसी है ये कंपनी, एंड ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस रिटर्न की उम्मीद करें फरीदाबाद में? विपिन जी, पहली बात तो भूमिका ग्रुप राजस्थान से बैकग्राउंड है इनका। इन्होंने राजस्थान में काफी काम किया हुआ है। वहां से दिल्ली एनसीआर में बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए आए हैं, और ये फरीदाबाद में ये प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं। इन्होंने प्री लॉन्च वर्ड यूज किया, तो मेरे ख्याल से इसका अभी प्रोजेक्ट वगैरह नहीं आया होगा। हाउएवर मैं अपने रिसेंट इंटरेक्शन से बता सकता हूँ, मैं फरीदाबाद में था, जो कि मैंने कई कई मे भी 2 डेकेड के बाद मैं फरीदाबाद गया हूँ, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव और नोएडा की बात की जाती है और किसी शहर की ज्यादा बात होती नहीं। ये भी गाजियाबाद की होती है वो थोड़ा बहुत, बट अगेन गाजियाबाद भी मैं उतने अच्छे से नहीं जानता हूँ। तो बट आई वॉज इन्वाइटेड फॉर ए प्रोजेक्ट लॉन्च फरीदाबाद में, और एक काफी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर ने वहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एंड आई वॉज सरप्राइज
रोड कनेक्टिविटी वगैरह बहुत अच्छी है फरीदाबाद की। क्यों फरीदाबाद एक पुअरर कजन रह गया, क्योंकि पहले तो वो एक इंडस्ट्रियल टाउन था, लेकिन जो आईटी फाइनेंस सेक्टर्स हैं वो गुड़गांव और नोएडा की तरफ एस्टेब्लिश हो गए, और ये दोनों शहरों ने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ऑफर करी, और फरीदाबाद इन दोनों के बीच में पड़ता है और ये निगलेक्ट रह गया। हाउएवर निगलेक्ट रह गया, इसीलिए आज प्रॉपर्टी के दाम वहाँ कम है। ये 65,000 की बात कर रहे हैं सेक्टर 114 में। मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, नियोलिव ग्रुप ने वो लॉन्च किया सेक्टर 99 में, दैट इज 2 लाख प्लस स्क्वायर फीट पर स्क्वायर यार्ड। तो ऑलमोस्ट 3x का डिफरेंस है। मैं एग्जैक्टली लोकेशन के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन फरीदाबाद कहाँ से गेन कर रहा है कि एक तो जो प्राइस का डिफरेंस है बिटवीन दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा एंड फरीदाबाद, ये तीनों शहर बहुत ही एक्सपेंसिव है वर्सेस फरीदाबाद जो उतना कॉस्ट में उतना वो नहीं। ओनली थिंग इज कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक्सप्रेसवेज हैं, और ये जो दिल्ली मथुरा का हाईवे है वो अपग्रेड हो रहा है, तो ये एक्सप्रेसवे के थ्रू आप गुड़गांव, नोएडा से कनेक्ट हो सकते हैं। और आपके अगर प्राइस में इतना डिफरेंस आ रहा है और आप गुड़गांव में नहीं अफोर्ड कर पाते या नोएडा में नहीं कर पाते हैं, तो आप फरीदाबाद में देख सकते हैं। आप अपनी कनेक्टिविटी का ध्यान रखें, और अगले 8-10 साल का व्यू ही हमें लेना चाहिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले, कि हाँ कि ये शहर भी एक प्रॉमिसिंग शहर बन सकता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हरियाणा गवर्नमेंट फरीदाबाद की तरफ काम ही नहीं करना चाहेगी, क्योंकि सिर्फ एक ही शहर को के ऊपर फोकस करने से भी सरकार का बेनिफिट नहीं है। तो डेफिनेटली आने वाले सालों में थ्रू डिफरेंट मोड्स आई थिंक फरीदाबाद विल गेट कनेक्टेड बेटर, तो दे कैन गेन। बट हाँ, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी प्रॉपर जांच करें, उसके पेपर्स वगैरह ध्यान से देखें, और पेमेंट प्लान्स वगैरह देखें कैसा है। बाकी तो ऐसे सच प्लॉट्स हमेशा ही अट्रैक्टिव रहे, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि अपार्टमेंट्स में इतनी सप्लाई होने के कारण जी प्लॉट समथिंग दैट हर शहर में अब वापस से दे आर गेनिंग फेवर, जबकि प्लॉट एक रीजनेबल प्राइस का प्लॉट शहर के बाहर ही मिलता है। पर अगर प्राइस डिफरेंशियल इतना ज्यादा है और एक आदमी को अपने छोटा घर नहीं हो रहा है, तो वो प्लॉट में लेके अपना घर बनाता है। और गुड़गांव सॉरी हरियाणा स्टेट में वैसे भी प्लॉट्स बहुत सारे जो है वो एक व्हाट शुड आई से एक प्लॉट के ऊपर स्टिल्ट +4 की कंस्ट्रक्शन हो सकती है, जो इनफैक्ट एक डेवलपर बाद में टेकअप कर सकता है, या एक छोटे प्लॉट पे वो 4 स्टोरी बना के बेच सकता है। तो इस तरह से वहां पे प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करी जाती है। आप खुद ही एक बनाना शुरू करें, 1-2 फ्लोर आप और 2 बेच दें, तो ये बहुत नॉर्मल है। और हरियाणा सरकार की इस पॉलिसी पे अभी कुछ सवाल उठे थे, लेकिन अभी आई थिंक इट इज क्लियर कि गुड़गांव छोड़ के बाकी हरियाणा के शहरों में ये हो सकता स्टोरी वाला हो सकता है। जी। तो वो बेनिफिशियल ये है। डेफिनेटली फरीदाबाद लैग करता है नोएडा और गुड़गांव से कई चीजों में, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं। राइट। चलिए इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको बताएं कि आप हमें अपने सवाल 2 तरीके से पूछ सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं pg@moneycontrol.com पर। ये तो 2 दशक पुराना तरीका हो गया जो आज भी मौजूद है, और नया तरीका पहले हम व्हाट्सएप पे सवाल नहीं लेते थे क्योंकि अमूमन थोड़ा बड़ा सवाल होता है, लेकिन अब दर्शकों की सुविधा के लिए व्हाट्सएप पर भी 7045220000 ये नंबर आपके लिए उपलब्ध है। आप व्हाट्सएप पे अपने सवाल भेजें, बस इतना ही कि छोटा सा 1-2 लाइन का ना डालें। थोड़ा डिटेल सवाल लगता है रियल एस्टेट की क्वेरी के लिए, ताकि हमें आपकी सारी बातें पता चल जाए। और अपना नाम जरूर लिखिए जब आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, और नंबर जरूर लिखिए जब आप मेल हमें कर रहे हैं। दोनों में से जो तरीका ठीक लगे कर दीजिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके कुछ और सवाल।